हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू आईएसएल ट्रांसफर मार्केट। तो आज की पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईस्ट बंगाल एफसी फैंस के लिए। हालांकि ये अपडेट परसों ही आ चुकी थी, लेकिन कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में, तो इसलिए ये अपडेट आज दे रहा हूँ। तो वो अपडेट है कि ईस्ट बंगाल एफसी ने 6th मंथ के लिए रिचार्ड सेलिस की साइनिंग कंप्लीट कर ली है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि रिचार्ड सेलिस 28 ईयर ओल्ड वेनेजुएला के स्ट्राइकर हैं, जो कि एज अ राइट विंगर और लेफ्ट विंगर दोनों खेल सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट सीज़न रिचार्ड ने अपने क्लब के लिए 28 मैचेस खेले थे, जिसमें उन्होंने 7 गोल कंट्रीब्यूशंस किया था। और ईस्ट बंगाल एफसी ने इनको एज अ मेहदी तलाल का रिप्लेसमेंट साइन किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेहदी तलाल इंजर्ड हो चुके हैं और पूरे सीज़न के लिए बाहर हो चुके हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट में ईस्ट बंगाल एफसी ने इन्हें साइन किया है। हालांकि ये काफ़ी वर्सेटाइल प्लेयर हैं। इन्हें स्ट्राइकर भी खेला है इन्होंने अपने करियर में, लेफ्ट विंग पे भी खेला है, राइट विंग पे भी खेला है, और नेशनल टीम के लिए यानी कि वेनेजुएला के नेशनल टीम के लिए भी इनका 4 अपीयरेंसेस है, तो फिर इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। और इनकी करंट मार्केट वैल्यू 2.4 करोड़ है, और ईस्ट बंगाल एफसी ने इन्हें सिर्फ 6 मंथ के डील पे साइन किया है। मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी डिसेंट सी साइनिंग है, क्योंकि जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में उतने ज़्यादा प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और फिर भी ईस्ट बंगाल एफसी ने मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी साइनिंग की है। अब देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न में कैसा रहता है। अगली अपडेट निकल के आ रही है जमशेदपुर एफसी के 26 ईयर ओल्ड लेफ्ट बैक मोहम्मद ओवैस से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मोहम्मद ओवैस डिफेंसिवली काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं जमशेदपुर एफसी के लिए, खालिद जमील के अंडर। और उन्हें रेगुलर गेम टाइम और स्टार्ट्स भी मिल रहे हैं खालिद जमील के अंडर। और उनका कॉन्ट्रैक्ट मैं आप सभी को बता दूं कि 2025 सीज़न एंड में ख़त्म होने वाला है। और सुनने में आ रहा है कि जमशेदपुर एफसी ने शॉकिंगली उन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं ऑफ़र किया है करंटली। और मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ आईएसएल क्लब्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं मोहम्मद उवैस को साइन करने के लिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है जमशेदपुर एफसी के लिए। और अगर वो और भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मेरे हिसाब से 2 से 3 क्लब्स और आएंगी मोहम्मद उवैस को साइन करने के लिए। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि एक क्लब ने प्री कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है मोहम्मद उवैस को। और अब देखने वाली बात रहेगी कि जमशेदपुर एफसी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर करती है या फिर नहीं। अगर जमशेदपुर एफसी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं ऑफ़र करती है, तो मुझे लग रहा है कि 3 से 4 क्लब रेस कर सकते हैं मोहम्मद उवैस को साइन करने के लिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के 32 ईयर ओल्ड मोरक्कन सेंटर फॉरवर्ड अलादीन अज़ारे से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अलादीन का करंट सीज़न का परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए काफ़ी अमेजिंग रहा है। उन्होंने 14 मैचेस खेलते हुए 14 गोल स्कोर किया है और 4 असिस्ट भी प्रोवाइड किया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं लीग में करंटली। और उनका कंसिस्टेंसी लेवल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो लगभग हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि कुछ दिन पहले अपडेट निकल के आया था कि मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्ट्राइकर अल्लादीन अजारे को साइन करने के लिए। हालांकि वो र्यूमर गलत थी, और अब भी करंटली अपडेट निकल के आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ट्राई कर रही है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए। और अलादीन के करंट सीज़न के परफॉर्मेंस को और उनके फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड कर पाती है, तो एंड ऑफ द सीज़न 3 से 4 आईएसएल क्लब ज़रूर आएंगी अलादीन को साइन करने के लिए। और इसलिए शायद से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक कोई ऐसा फॉर्मल अपडेट तो नहीं निकल के आया है कि अलादीन अजारे ने टर्म्स एग्रीड कर ली हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे ही कोई कंफर्मेशन निकल के आती है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से रिलेटेड, मैं आप सभी को बता दूंगा। तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगली अपडेट निकल के आ रही है चेन्नई एफसी के 23 ईयर ओल्ड इंडियन मिडफील्डर जितेश्वर सिंह से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जितेश्वर सिंह को करंट सीज़न में उतना ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिल रहा है ओवन कॉइन के अंडर। और कंपेयर किया जाए अगर लास्ट सीज़न से, तो लास्ट सीज़न काफ़ी अच्छा गेम टाइम मिला था जितेश्वर सिंह को चेन्नई एफसी के लिए। उन्हें इन टोटल 12 स्टार्ट्स मिले थे। और अभी करंटली तो उन्हें गेम टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद नस्सी ने इंटरेस्ट दिखाया है जितेश्वर सिंह को साइन करने के लिए। हालांकि पहले अपडेट निकल के आ रही थी कि वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही वो जितेश्वर सिंह को साइन कर सकते हैं।
और वो ट्रांसफ़र फ़ी भी पे करना चाहते थे चेतेश्वर सिंह को साइन करने के लिए। हालाँकि क करंटली मोहम्मद एनएससी का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा है नहीं, तो अभी वो फ़िलहाल के लिए चाहते हैं कि चेतेश्वर सिंह को वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र विंडो में, समर ट्रांसफ़र विंडो में साइन करे, क्योंकि तब तक चेतेश्वर सिंह फ्री एजेंट हो जाएँगे और फिर उन्हें चेन्नई एफसी को ट्रांसफ़र फ़ी भी नहीं पे करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि तब तक कोई और क्लब भी रेस में ना आ जाए चेतेश्वर सिंह को साइन करने के लिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है हैदराबाद एफसी के 24 ईयर ओल्ड सेंटर बैक एलेक्स साजी से रिलेटेड, जो कि करंटली हैदराबाद एफसी के कैप्टन भी हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि करंटली वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हैदराबाद एफसी के लिए। और अभी मैं आप सभी को बता दूं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद एफसी के साथ एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म होने वाला है। और अभी फ़िलहाल के लिए तो र्यूमर निकल के आ रही है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स इंटरेस्टेड है एलेक्स साजी को साइन करने में। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अनवर अली ने उन्हें लास्ट सीज़न के समर ट्रांसफ़र विंडो में एंड मोमेंट पे छोड़कर ईस्ट बंगाल एफसी के लिए साइन कर लिया था, जिसकी वजह से उनके पास एक इंडियन डिफेंडर की कमी रह गई थी। और अभी फ़िलहाल के लिए तो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में उतने अच्छे इंडियन डिफेंडर्स अवेलेबल है नहीं, तो मोहन बगान सुपर जायंट्स चाहता है कि वो समर ट्रांसफ़र विंडो में ही सेंटर बैक को साइन करे। और करंटली उनके पास काफ़ी अच्छे फॉरेन डिफेंडर्स भी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं करंटली मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए। तो मोहन बगान सुपर जायंट्स चाहता है कि वो समर ट्रांसफ़र विंडो में किसी अच्छे सेंटर बैक को टारगेट करे, और उनमें से उनका एक टारगेट एलेक्स साजी भी है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि एलेक्स साजी की साइनिंग मोहन बगान सुपर जायंट्स कंप्लीट कर पाती है या फिर नहीं। हालाँकि मैं आप सभी को बता दूँ कि इसे एक र्यूमर की तरह ट्रीट करिएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी रिलायबल सोर्स ने इसे कन्फर्म नहीं किया है। तो जैसे ही और कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड, तो मैं आप सभी को बता दूंगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स फैंस के लिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि केरला ब्लास्टर्स करंटली ट्राई कर रहे हैं एक फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर को साइन करने के लिए। और अभी-अभी अपडेट निकल के आ रही है कि जिस डिफेंसिव मिडफील्डर को केरला ब्लास्टर्स ने ऑफ़र किया था, वो थे 32 ईयर ओल्ड क्रोएशियन मिडफील्डर डिएगो ज़िवेलिक। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ज़िवेलिक को केरला ब्लास्टर्स ने 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया था, और फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जिसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता। और मैं आप सभी को बता दूं कि प्लेयर के एजेंट ने और क्लब ने ये दोनों टर्म्स पे एग्री नहीं कर पाए, क्योंकि प्लेयर का एजेंट चाहता था कि उन्हें कुछ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिसमें ऐसा क्लॉज़ थोड़ा अच्छा हो, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ईज़ी हो एक्सटेंड करने के लिए। और मुझे लगता है कि एक्सटेंशन क्लॉज़ में ज़रूर से केरला ब्लास्टर्स ने दिया होगा कि अगर वो टॉप 6 में पहुँचते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूँ, इसी वजह से शायद डील कोलैप्स हो गई, और फिलहाल के लिए तो केरला ब्लास्टर्स डिएगो की साइनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। अब देखने वाली बात रहेगी कि वो और किसी फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर को साइन करने का ट्राई करते हैं या फिर नहीं विंटर ट्रांसफर विंडो में। अगली अपडेट निकल के आ रही है ओडिशा एफसी के 23 ईयर ओल्ड राइट बैक नरेंद्र गहलोत से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट सीजन नरेंद्र गहलोत को रेगुलर स्टार्ट्स मिलते थे ओडिशा एफसी में अंडर सर्जियो लोबेरा, लेकिन करंट सीजन में हालात वैसे नहीं है। फिलहाल के लिए तो नरेंद्र गहलोत को स्टार्ट्स और गेम टाइम दोनों ही नहीं मिल रहा है सर्जियो लोबेरा के अंडर। और मैं आप सभी को बता दूं कि पहले केरला ब्लास्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था नरेंद्र गहलोत को साइन करने के लिए ऑन अ प्री कॉन्ट्रैक्ट, और केरला ब्लास्टर्स अनसक्सेसफुल थे उनकी साइनिंग कंप्लीट करने के लिए। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि नरेंद्र का कॉन्ट्रैक्ट ओडिशा एफसी के साथ 2025 सीज़न के एंड में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अभी वो प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं क्लब्स के साथ। और अभी-अभी एक र्यूमर निकल के आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है नरेंद्र गहलोत को साइन करने के लिए, और वो फ़िलहाल के लिए प्री कॉन्ट्रैक्ट पे ही साइन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं नरेंद्र गहलोत को। अब देखने वाली बात रहेगी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनकी साइनिंग कर पाते हैं या फिर नहीं। और करंटली अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड को देखेंगे, तो उन्हें भी एक अच्छे राइट बैक की ज़रूरत है, क्योंकि उनके क्लब के लिए फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो रेडिन तलांग जो है, जो कि रेगुलरली राइट बैक पे खेल रहे हैं, वो एक नेचुरल राइट बैक नहीं है, वो असल में राइट विंगर हैं, पर करंट सीज़न में वो राइट बैक की तरह खेल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ज़रूर से चाहेगी किसी भी एक अच्छे राइट बैक की साइनिंग कंप्लीट कर ले वो, ताकि नेक्स्ट सीज़न उनके पास एक ऐसा राइट बैक हो जो कि नेचुरल राइट बैक हो। अब देखने वाली बात रहेगी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी
नरेंद्र गहलोत की साइनिंग कंप्लीट कर पाती है या फिर नहीं, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड मैं आप सभी को बता दूंगा, तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगली अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स के 22 ईयर ओल्ड विंगर अमाविया से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अमाविया को ये करंट सीज़न में उतना ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिल रहा है, और फिलहाल के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अपडेट निकल के आ रही है कि मोहम्मदन एससी ने इंटरेस्ट दिखाया है अमाविया को साइन करने के लिए। हालांकि वो अमाविया को लोन डील पे साइन करना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द सीज़न के लिए। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि अमाविया का कॉन्ट्रैक्ट केरला ब्लास्टर्स के साथ 2027 सीज़न तक है। अब देखने वाली बात रहेगी कि मोहम्मद एनएससी अमाविया की साइनिंग कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि लास्ट मैच में तो मुझे लगता है कि अमाविया ने काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था केरला ब्लास्टर्स के लिए। अब लास्ट मैच को देखते हुए अब देखने वाली बात रहेगी कि विंटर ट्रांसफर विंडो में केरला ब्लास्टर्स अमाविया को लोन डील पे छोड़ते हैं या फिर नहीं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में। तो कल का मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था जो कि खेला गया था एफसी गोवा और हैदराबाद एफसी के बीच में। और कल का मैच ऐसा लग रहा था कि एफसी गोवा के लिए इजी विन होगा, लेकिन वो इजी विन साबित नहीं हुआ। और कल का मैच 1-1 के ड्रॉ में कंप्लीट हुआ दोनों क्लब्स के बीच में। और कल के मैच को अगर दो हाफ्स में डिवाइड करें तो पहला हाफ काफ़ी इम्प्रेसिव हाफ था एफसी गोवा के लिए। सादिकू ने कुछ चांसेस मिस किए, उनका एक शॉट पोल पे भी लगा था। हालाँकि वो उनका शॉट नहीं था, वो शॉट यासिर का था, जस्ट उन्होंने फ्लिक किया था जो कि गोल पोस्ट पे जाके लगा था। और फिर भी उसके बाद भी कुछ चांसेस मिले थे अरमांदो सादिकू को जिसको वो कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। और पहले हाफ में ही हमें 2 येलो कार्ड्स देखने को मिल गए थे। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ 2 येलो कार्ड्स देखने मिल गए थे, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आगे के मैच में क्या हुआ। और सेकंड हाफ के स्टार्ट में ही यानी कि 52nd मिनट पे ही अरमांदो सदीकू ने गोल स्कोर किया और एफसी गोवा को 1-0 की लीड दिला दी। और फिर गेम अच्छा चल रहा था, तभी 59th मिनट पर एक रेड कार्ड मिल गया बोर्जा हरेरा को। हालांकि वो रेड कार्ड से पहले एफसी गोवा टोटली डोमिनेट कर रही थी गेम को। वो रेड कार्ड ने मेरे हिसाब से गेम चेंज कर दिया था और हैदराबाद एफसी स्लोली गेम में आ रहे थे। और फिर उसके बाद ही 79th मिनट पे एलेक्साजी को रेड कार्ड मिल गया। और फिर उसके बाद गेम ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बन गया था, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगा हो कि पहला रेड कार्ड जो कि बोर्जा हरेरा को मिला था वो उतना ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं था, क्योंकि एलेक्स हाजी ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था जो कि उतना ज़्यादा हुआ नहीं था। और फिर उसके बाद 79th मिनट पे एलेक्स हाजी को भी रेड कार्ड मिल गया और दोनों टीम्स 10 प्लेयर्स के साथ खेल रही थी। और गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा था और 90th मिनट पे एलन पॉलिस्टर ने गोल स्कोर करके मैच को ड्रॉ कर दिया, जो कि काफ़ी दर्दनाक बात होगी एफसी गोवा फैंस के लिए, क्योंकि एफसी गोवा के फैंस काफ़ी इजी विक्ट्री सोच के आए थे अगेंस्ट हैदराबाद एफसी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक पॉइंट मिला कल के मैच में। और कल के मैच के बाद टेबल कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो हुआ नहीं है, क्योंकि मोहन बगान सुपर जायंट्स सब 5 पॉइंट के क्लियर लीड पे है ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। और वो शील्ड जीतने से उन्हें सिर्फ दो ही टीम्स रोक सकती हैं, वो है बेंगलुरु एफसी और एफसी गोवा। और मैं आप सभी को बता दूं कि अब ये इंटरेस्टिंग कब होगा, एट द एंड ऑफ द सीज़न, क्योंकि मोहन बगान सुपर जायंट्स का लास्ट 2 मैच है बेंगलुरु एफसी और एफसी गोवा के साथ। तो अभी के लिए तो ऐसा रेस चलता रहेगा जो कि मोहन बगान सुपर जायंट्स लीड में चलेगी। एट द एंड ऑफ द सीज़न डिसाइड होगा कि शील्ड किसको मिलेगा। अगर मोहन बगान सुपर जायंट्स और अच्छी लीड नहीं बना पाते हैं तो एंडिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा दें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दें।